गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल का लास्ट पोर्शन आपका रह गया था, जिसमें गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हमें डिस्कस करना था। तो ये पॉइंट डिस्कस करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये गोल्ड रश क्या था और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कैसे इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले लोग थे, उनको कैसे डिस्प्लेस किया गया, और जो यूरोपियन सेटलर्स थे, जिनको हम सेटलर्स के नाम से जानते हैं, तो उनको जब पता चला कि अमेरिका में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे गोल्ड की माइंस बहुत ज्यादा हैं, तो इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए गोल्ड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसलिए उस क्षेत्र में जहाँ पे गोल्ड माइंस के बारे में लोगों को पता चला था, तो लोगों ने वहां पे दौड़ लगानी शुरू कर दी, और उसी के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखें। So there was always the hope that there was gold in North America. So as like साउथ अमेरिका, जब ब्राजील पे ब्राजील को कैप्चर किया गया था, तो वहां पे सिल्वर माइंस के बारे में लोगों को पता था कि सिल्वर की प्राप्ति वहां से हो सकती है। तो उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड के बारे में लोगों को पता चला और वहां पे लोगों ने जाना शुरू किया। तो 1840s की बात है ये, जब ट्रेसेस ऑफ गोल्ड्स वर फाउंड इन यूएसए, इन कैलिफोर्निया, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वेस्टर्न फ्रंट, जहाँ पे उन्हें गोल्ड के बारे में पता चला, और वहां पे उन लोगों ने जाना शुरू किया। किन लोगों ने? जो यूरोपियन सेटलर्स थे, उन लोगों ने। So this led to the gold rush when thousands of eager Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. जब लोगों को पता चला कि वहां पे गोल्ड के माइंस हैं, तो अपना फॉर्चून बनाने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, पैसे अर्न करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, उन लोगों ने वहां से गोल्ड का एक्वायर करने की बात सोचने लगे और वहां पे जाने लगे। सो दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइंस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। और जैसा कि आपको पता है कि जब यूरोपियन सेटलर्स वहां पे पहुंचे थे, तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट से उनका अराइवल हुआ था, और ये जो गोल्ड माइंस के बारे में पता चला जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, तो ईस्टर्न फ्रंट से लेकर के वेस्टर्न फ्रंट तक अमेरिका की एक काफी लंबी दूरी है, काफी लंबा डिस्टेंस है, जिसे कवर करने के लिए लोगों ने रेलवे ट्रैक्स बिछाने शुरू किए कि उनकी यात्रा जल्दी हो और सुनिश्चित हो। इसके लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक्स को ऑर्गेनाइज करना, एस्टेब्लिश करना शुरू किया। और इस काम के लिए, रेलवे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स को चाइनीज वर्कर्स को काम में लिया जाने लगा, उनकी स्क्रूटनी होने लगी, रिक्रूट किए जाने लगे वो चाइनीज वर्कर्स, क्योंकि यूरोपियन सेटलर्स संख्या में इतने ज्यादा नहीं थे। तो इस काम के लिए उन्होंने चाइनीज वर्कर्स को अपने साथ लाने की सोची। सो यूएसए रेलवे वाज कंप्लीटेड बाय 1870s। तो यूएसए का जो रेलवे का काम था वो 1840 से शुरू हुआ और 70s में जाकर के कंप्लीट हुआ। उसी तरह से कनाडा में भी जो रेलवे एस्टेब्लिशमेंट का वर्क था ट्रैक का, वो 1885 में कंप्लीट होता है। सो द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल्स पेस, सेड एंड्रयू कर्नेजी। तो एक ऐसे हिस्टोरियन हुए हैं जिन्होंने कहा कि जो ओल्ड नेशंस हैं वो रेंग रहे हैं, बहुत धीमे चल रहे हैं, और जो स्नेल पेस, मतलब जो एक स्नेल एक क्रिएचर होता है जो बहुत धीमे चलता है, तो उसकी तरह से ये रेंग रहे हैं। लेकिन जो नए नए क्षेत्र हैं, जो नए इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, वो दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे उसी को मेंशन करते हुए इसने कहा है, एंड्रयू कार्नी ने, कि पुअर इमिग्रेंट्स फ्रॉम स्कॉटलैंड हु बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट millionaire industrialist in the USA. The Republic thunders on at the speed of an express. तो जो नए राष्ट्र हैं वो एक्सप्रेस की तरह दौड़ रहे हैं, और जो पुराने जो नेशंस हैं वो बिल्कुल स्नेल की तरह रेंग रहे हैं। सो वन रीजन, इसके कारण क्या था? तो पहला रीजन उन्होंने बताया कि व्हाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड। और 9th चैप्टर में आपने देखा कि इंग्लैंड में रेवोल्यूशन होने का क्या कारण था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में क्यों हुआ। And when it did was because small peasants were losing their land to big farmers. और आपने देखा भी था कि किस तरह से जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनके जमीन को जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कब्जा कर लिया, अपने कैप्चर कर लिया, और फिर
वो फार्मर्स जो थे, जो स्मॉल फार्मर्स, वो बेकार हो गए और काम की तलाश में वो शहर चले गए और वहाँ पे इंडस्ट्री में उन्होंने काम करना शुरू किया एंड मूविंग टू जॉब्स इन फैक्ट्रीज, और वहाँ पे फैक्ट्री में काम करने लगे वो। नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज डेवलप्ड फॉर वेरी डिफरेंट रीजन, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में इंडस्ट्रीज डेवलप होने के कई डिफरेंट रीजंस थे, और जिसमें पहला काम था मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट। और पहला कारण क्या हुआ कि जो रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाने लगे थे, उसके लिए उन्हें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। तो इक्विपमेंट्स को बाहर से तो वो इम्पोर्ट करेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे, घर में बनाएँगे। तो इसके लिए इन रेलवे इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ की वहाँ शुरुआत हुई। And to produce machinery which would make large scale farming easier। और जैसा कि abundance of land है यूएसए में, अगर आप देखें तो वहाँ पे फार्मिंग करने के लिए उन्हें लार्ज स्केल फार्मिंग ईजियर बनाने के लिए उन्हें मशीनरी की जरूरत थी, उसके लिए इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई। दो रीजन यहाँ पे बताए गए हैं, पहला तो रेलवे इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन करने के लिए, और दूसरा जो अबंडेंस ऑफ लैंड है, वहाँ पे मशीनरी, फार्मिंग के लिए मशीनरी को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज बिछाए जाने लगे। सो इंडस्ट्रियल टाउन ग्रीव एंड फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड एंड बोथ इन द यूएसए एंड कनाडा। तो दोनों जगहों पे ये इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप किए जाने लगे। 1860 में यूएसए जो है वो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी की तरह था, लेकिन 1890, 30 सालों में ही 1890 तक आते आते ये एक बहुत ही लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर के रूप में डेवलप हो गया यूएसए। और वहाँ पे लार्ज स्केल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एक्सपैंड होने लगी। बहुत सारा जो एरिया था वहाँ के क्लियर किया गया, जो फॉरेस्टेड एरिया था, और उसको फील्ड फार्म्स यानी एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में डेवलप किया गया। 1890s तक वहाँ पे बाइसन, जो कि वहाँ पे एक बहुत ही बाइसन जो एक बफेलो की प्रजाति होती है, तो बहुत भारी संख्या में वहाँ थे, लेकिन इनको एक्सटर्मिनेट किया गया, ये बहुत ही एक्सटिंक्ट होने लगे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इनको मारा जाने लगा। और एंडिंग द लाइफ ऑफ हंटिंग द नेटिव्स हैड फॉलोड फॉर सेंचुरीज। और जो बाइसन जो था, वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल थे, उनका एक हंटिंग उनका पेशा हुआ करता था, और वो अपने फूड में भी इसको इंक्लूड करते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के नेटिव्स के लिए भी ये मिलना मुश्किल होने लगा। 1892 में यूएसए का जो कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो चुका था, और जो एरिया बिटवीन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन वाज डिवाइडेड अप इनटू स्टेट्स। और पूरे यूएसए को 1892 में वो पूरे यूएसए को अलग अलग स्टेट, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। देयर नो लॉन्गर रिमेन्ड द फ्रंटियर दैट हैड पुल्ड यूरोपियन सेटलर्स वेस्ट फॉर मेनी डिकेड्स एंड विद इन अ फ्यू इयर्स द यूएसए वाज सेटिंग अप इट्स ओन कॉलोनीज। और कुछ ही सालों में यूएसए इतना डेवलप हो गया कि कुछ ही सालों में वो अपनी कॉलोनी, हवाई और फिलीपींस द्वीप जाकर के अपनी कॉलोनी वो डेवलप करने लगा। जो एक कॉलोनी डेवलप हुआ था, यूएसए को एक ब्रिटेन की कॉलोनी के रूप में डेवलप हुआ था, अब धीरे धीरे वो अपनी कॉलोनी डेवलप करने लगा और एक इंपीरियल पावर बन चुका था। तो एक बहुत कम सालों में वहाँ इतनी तरक्की, इतना डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ पे दूसरा एक हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट which had been the rallying cry of the settlers in their fight for independence in the 1770s, came to define the identity of the USA against the monarchies and aristocracies of the ओल्ड वर्ल्ड। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट लोगों में डेवलप होने लगा कि दूसरे देशों में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लोगों को दिए गए हैं, वैसे ही राइट्स क्या यहाँ के लोगों को मिलेंगे। तो दो तरह के राइट्स की यहाँ पे चर्चा हुई है, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट। लेकिन ये दोनों ही राइट्स जो है वो किनको मिले हुए हैं, केवल व्हाइट्स को मिले हुए हैं, ना कि वहाँ के नेटिव पीपल को मिले हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जो राइट्स, दो राइट्स की बात की गई फंडामेंटल राइट्स की, लेकिन वो दोनों राइट्स किसको मिले हैं, जो व्हाइट्स पीपल हैं वहाँ के। तो डेनियल पॉल हुए हैं, कनाडियन नेटिव हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2000 दैट Thomas Paine, the champion of democracy at the time of the war for American independence and the French Revolution, used the Indian as model of how society might be organized. तो डेनियल पॉल जो हैं, वो उन्होंने जो एक कैनेडियन नेटिव हैं, कनाडा के रहने वाले हैं, और उन्होंने थॉमस पेनी, जो कि एक चैंपियन माने जाते हैं डेमोक्रेसी का, तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर या फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय उन्होंने जो इंडियंस है उनको एक मॉडल के रूप में माना जाता रहा है। एंड ही यूज्ड दिस टू आर्ग्यू दैट द नेटिव अमेरिकन्स बाय देयर एग्जांपल showed the seed for the long drawn out movement towards democracy by the people of Europe। और आपने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी की नींव डाली गई, जो फंडामेंटल
फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, उसकी शुरुआत हुई वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें। उसी तरह से अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वॉर हुआ, वहाँ पे भी कई लोगों को राइट्स वहाँ के सिटीजन्स को राइट्स प्रोवाइड किए गए उस वॉर के बाद। लेकिन the winds of change, not till the 1920s, did things begin to improve for the native people of the USA and Canada. लेकिन 1920 तक 1776 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में हुआ, लेकिन 1920 तक ऐसे कोई भी इम्पोर्टेंट राइट्स वहां के लोगों को नहीं दिए गए। The problem of Indian administration, a survey directed by social scientist Louis Marion and published in 1928, only a few years before the USA was swept by a major economic depression that affected all its people, painted a grim picture of the terrible poor health and education facilities for natives in reservation. अब रिजर्वेशन जिस एरिया में वहाँ के नेटिव्स रहते हैं, जिस एरिया में वहाँ के इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, उसको रिजर्वेशन कहा जाता है, रिजर्व्ड एरिया माना जाता है। और वहाँ की बहुत ही टेरिबल कंडीशन थी, बहुत ही ज्यादा गरीब थे वहाँ के लोग, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से सेंट्रल एरिया से उन्हें हटा करके उन्हें कहाँ ट्रेल ऑफ टीयर्स वाली कहानी आपने सुनी है, और उनको कहाँ वेस्टर्न कोस्ट को कैलिफोर्निया में भेज दिया जाता है, और उन्हें कोई भी राइट्स उस समय तक उनको नहीं दिए जाते हैं। सो व्हाइट अमेरिकन फेल्ट सिंपैथी फॉर द नेटिव्स, जो व्हाइट अमेरिकन है वो उनके लिए सिंपैथी रखते हैं, बट who were being discouraged from the full exercise of their cultures and simultaneously denied the benefit of citizenship. लेकिन सिंपैथी रखने से कुछ नहीं होता है जब तक कि आप उन्हें एक्चुअल राइट्स प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन उनके एक कल्चर के लिए और उनको एक बेनिफिट्स देने के लिए एज अ सिटीजन उनको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। एंड दिस लेड टू अ लैंडमार्क लॉ इन द यूएसए, द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, which gave natives in reservation the right to buy land and take loans. और 1934 में जो रिजर्व्ड एरिया में वहाँ के नेटिव पीपल, वहाँ के इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, उन्हें लैंड खरीदने का और लोन लेने का राइट मिलता है। आप सोचें कितनी देर, 1776 से लेकर के 1934 में ये राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। इन द 1950s and 1960s, the US and Canadian government thought of ending all special provision for the natives in the hope that they would join the mainstream, that is adopt European culture. और 50s एंड 60s में ये माना जाने लगा कि जो वहाँ के नेटिव्स हैं, जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल हैं, वो मेन स्ट्रीम में लोगों के साथ यानी इंग्लिश कल्चर को अडॉप्ट कर लेंगे और अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल कल्चर है उसे वो छोड़ देंगे, और अमेरिका का जो मेन स्ट्रीम है, वहाँ के जो सोसाइटी है, वहाँ के जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके जैसे बन जाएंगे, ऐसा माना जाता था। बट द नेटिव डिड नॉट वांट दिस, लेकिन जो वहाँ इंडिजिनस पीपल है वो ऐसा नहीं चाहते थे। क्यों? In 1954, in the Declaration of Indian Rights prepared by them, a number of native peoples accepted citizens of the USA. और 1954 में रोजा पार्क जो एक महिला होती है, उसके बारे में आप सबने इस स्टोरी पढ़ी हुई है, और उसके बाद जो वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होता है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स दिए जाते हैं वहाँ के नेटिव्स को, और कुछ राइट्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, बट ऑन कंडीशन दैट देयर रिजर्वेशन वुड नॉट बी टेकन अवे एंड देयर ट्रेडिशन वुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद। और एक शर्त लगाई जाती है कि उनका जो रिजर्वेशन एरिया है वो कभी भी लिया नहीं जाएगा और न ही उनके ट्रेडिशनल वैल्यू को तोड़ मरोड़ किया जाएगा, ये एक्सप्लॉइट किया जाएगा। अ सिमिलर डेवलपमेंट अकर्ड इन कनाडा, और इसी तरह की कुछ डेवलपमेंट कनाडा में भी हुए। 1969 में गवर्नमेंट ने वहां के अनाउंस किया कि वो कभी भी नॉट रिकॉग्नाइज एबॉर्जिनल राइट्स, और उनके एबॉर्जिनल जो वहाँ के नेटिव पीपल को मिले हुए हैं, एबॉर्जिनल जैसा कि जैसा आप जानते हैं कि जो इंडिजिनस पीपल है उनको एबॉर्जिनल कहा जाता है, तो उनको एबॉर्जिनल नहीं माना जाएगा। द नेटिव्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूव हेल्ड अ सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिबेट्स, और एक सीरीज में वहाँ के लोगों ने, कैनेडियन पीपल ने एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट की तरह उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिबेट्स किए, और ये क्वेश्चन उठने लगा कि नॉट बी रिजॉल्व टिल 1982, और ये जो क्वेश्चंस थे, उनके जो राइट्स की जो प्रॉब्लम थी, वो 1982 तक भी सॉल्व नहीं किए जा सके। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टिंग एबॉर्जिनल एंड ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव्स, many details remain to be worked out। और 1982 में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एक्सेप्ट किया गया, जो कि एग्जिस्टिंग एबॉर्जिनल एंड ट्रीटी राइट्स
जो थे नेटिव्स के, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद ही उनको एक्चुअल राइट्स मिले। टुडे इट इज क्लियर दैट द नेटिव पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज दो reduced so much in numbers from what they had been in the 18th century, they've been able to assert their rights to their own culture, and particularly in Canada, to their sacred lands in a way their ancestors could not have done in the 1880s. और बाद में आकर के 1982 के बाद उनमें एक सिंपल और एक कंफर्टेबल राइट्स के साथ कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए उनको मिलता है कैनेडियन पीपल को, जो कि उनके 1880s में उनके पुरखों को, उनके जो फोर फादर्स थे, उनको नहीं मिला था। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका की गोल्ड रश और उसके बारे में आपने देखा कि किस तरह से उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए, उसी तरह से हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया, जो यूरोपियन सेटलर्स थे। ऑस्ट्रेलिया को भी जो एक कॉलोनी हुआ करती थी, उसको किस तरह से इन्होंने ग्रैब किया। तो एज इन द अमेरिकाज, ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया की भी एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। वहाँ के जो एबॉर्जिनल्स थे, उनका नाम दिया गया है कि वो 40,000 साल पहले कॉन्टिनेंटल मूव के तहत ये न्यू गुयाना से वहां शिफ्ट होकर के वहां जाकर के सेटल हो गए थे। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। एंड इट इज पॉसिबल इट वाज इवन अर्लियर, उससे भी पहले माना जाता है कि उससे भी पहले 40,000 साल से पहले ही वो वहां पे मूव हो गए थे। वो न्यू गुयाना से आए थे, और जो कि ऑस्ट्रेलिया से एक लैंड ब्रिज की तरह एक स्ट्रिप ऑफ लैंड के साथ जुड़ा हुआ है। एंड इन द नेटिव्स traditions they did not come to Australia but had always been there। लेकिन नेटिव्स जो है वहां के, वो कहते हैं कि वो कभी कहीं से आए नहीं, वो हमेशा से यहीं के रहने वाले हैं। तो पास्ट जो सेंचुरीज थी, उसके पहले का जो टाइम था, वो उनके लिए एक ड्रीम टाइम था, एक स्वप्न की तरह था, जब वो बहुत आजादी से, बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते थे, कंफर्टेबल तरीके से रहते थे। तो एक ड्रीम की तरह था उनके लिए। एंड समथिंग डिफिकल्ट फॉर यूरोपियंस टू अंडरस्टैंड सिंस द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ब्लर्ड। और जो पास्ट है और जो प्रेजेंट है, उसके बीच में एक धुंधला सा समय है, जो उन्हें बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता, पास्ट अपना। हालांकि वो उनके लिए एक स्वप्न की तरह है। इन द लेट 18th century there were between 350 and 750 natives communities in Australia। तो यह माना जाता है कि 350 से लेकर के 750 तरह के नेटिव कम्युनिटीज थे, जिनकी अपनी अपनी ओन लैंग्वेज थी 18th सेंचुरी में। एंड इवन टुडे 200 ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन। और अभी भी हम देख सकते हैं कि वहां पे 200 से ज्यादा भाषाएं इन इंडिजिनस पीपल के, एबॉर्जिनल्स के बोले जाते हैं। सो एक बहुत ही इंडिजिनस पीपल का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि नॉर्थ में रहता है, और जिन्हें कहते हैं टॉरस स्ट्रेट, कॉल द टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स, इनका नाम है, जो कि नॉर्थ में रहते हैं। द टर्म एबॉर्जिन is not used for these as they are believed to have migrated from elsewhere and belong to a different race। इनको एबॉर्जिन नहीं कहा जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि ये कहीं से माइग्रेट होकर के आए हैं और किसी दूसरे रेस से बिलोंग करते हैं। ये तो माना जाता है कि ये 2.4% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन इन 2005 में ये जो टॉरस स्ट्रेट है, इनकी 2.4% ऑफ पॉपुलेशन का हिस्सा रहे हैं ये। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत कम पॉपुलेशन है। सेंट्रल एरिया तो बिल्कुल ही स्कैटर्ड है, स्पार्सली है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन है। जो कोस्टल एरिया है साउथ के, वहाँ काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और जो मेन इनके सिटीज हैं वो भी सदर्न पार्ट में ही हैं। अगर हम बात करें, अगर हम मैप देखें ऑस्ट्रेलिया की तो, एंड इवन नाउ मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलोंग द कोस्ट वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट अराइव्ड इन 1770 बिकॉज द सेंट्रल रीजन इज एरिड डेजर्ट। जो सेंट्रल रीजन है वो मरुभूमि है, डेजर्टिक एरिया है, इसलिए जितने भी जो कि 1770s में जेम्स कुक जो थे वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, बॉटनी की खाड़ी जो है वहां पे, और इसलिए तब से जो सदर्न पार्ट है वही काफी डेंसली पॉपुलेटेड है। सो द स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द यूरोपियन सेटलर्स, द नेटिव पीपल एंड द लैंड इन ऑस्ट्रेलिया हैज मेनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी टू द स्टोरी ऑफ द अमेरिकाज। और यहाँ भी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को ग्रैब किया गया और जो नॉर्थ अमेरिका को ग्रैब किया गया था, टेक ओवर किया गया था, ये दोनों स्टोरी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। दो इट बिगैन नियरली 300 years later, लेकिन इन दोनों के बीच में 300 सालों का अंतर है। सो इनिशियल रिपोर्ट्स जो है कैप्टन कुक के और उनका जो क्रू जो वहां पे पहुंचा था, अबाउट एनकाउंटर्स विद नेटिव्स आर एंथुसियास्टिक अबाउट देयर फ्रेंडलीनेस
जैसा आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में जब ये लोग पहुंचे थे तो वहाँ के इंडिजिनियस पीपल ने बहुत ही फ्रेंडली तरीके से इनको वेलकम किया था, और ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ। देयर वाज अ शार्प रिवर्सल ऑफ फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश व्हेन कुक वाज किल्ड बाय अ नेटिव। लेकिन कुछ ही दिनों में इन्हें लगा कि ये जो फ्रेंडली उनका बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं हॉस्टाइल तरीके से चेंज हो चुका था। और जब कैप्टन कुक को एक हवाई जो इनका एक द्वीप हुआ करता था, आइलैंड हुआ करता था, वहां पे एक इसको मार दिया गया, कैप्टन कुक को खत्म कर दिया गया एक नेटिव के द्वारा। As often happened, a single incident of this nature was used by colonizers to justify subsequent acts of violence towards other people। और इस तरह से पहली बार ऐसा दिखा कि कॉलोनी के किसी व्यक्ति ने एक जो वहां का खोज कर जो अन्वेषक था, जो जिसने उस देश को ढूंढा था, कैप्टन कुक ने उसी को मार गिराया। तो अब यहाँ पे देखा जाता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिडनी एरिया इन 1790s aboriginal production had been dramatically disturbed by the British presence। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ सिडनी के 1790 में जो एक डिस्क्रिप्शन पब्लिश हुआ सिडनी का, उसमें देखा कि जो एबॉरिजिनल प्रोडक्शन था हैड बीन ड्रामेटिकली डिस्टर्ब्ड, वहां के प्रोडक्शन को ड्रामेटिकली डिस्टर्ब किया जाने लगा ब्रिटिश प्रेजेंस के कारण। क्यों ऐसा कि द अराइवल ऑफ 1,000 hungry mouths followed by 100 more put unprecedented प्रेशर ऑन लोकल फूड रिसोर्सेस। अब आप सोच सकते हैं कि बहुत ही स्पार्स पॉपुलेशन है यहाँ की, और अगर बहुत सारे लोग वहां पे जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे तो जो रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं बटेंगे, वो कहीं ना कहीं बंटवारा होगा और तब लोगों को कम पड़ने लगेंगे रिसोर्सेज। सो व्हाट वुड द दारुक पीपल हैव थॉट ऑफ ऑल दिस। और दारुक किनको कहा जाता था? जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे। To them, such large-scale destruction of scarce, sacred places and strange, violent behavior towards their land was inexplicable। तो ऐसे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन होने लगे सैक्रेड प्लेसेस का, और जो रिसोर्सेज थे उनके वो खत्म होने लगे, तो वायलेंट बिहेवियर जो था उनका आपस में बढ़ने लगा। जब आपकी रोटी कोई दूसरा छीनने लगेगा तो आप इरिटेट होंगे और कहीं ना कहीं वायलेंट बिहेव करेंगे। सो द न्यू कमर्स सेम टू नॉक डाउन ट्रीज विदाउट एनी रीजन। उनको लगता था कि जो न्यू कमर्स हैं, जो यहाँ पे आए हैं यूरोपियन सेटलर्स, वो कहीं ना कहीं पेड़ों को काटते हैं, नॉक डाउन द ट्रीज, पेड़ों को काट डालते हैं विदाउट एनी रीजन। और जबकि वो जो नेचर था उनका अपना था जिसको डिस्टर्ब नहीं करते थे। फॉर दे वर नॉट मेकिंग कैनोज एंड गैदरिंग बुश हनी और कैचिंग एनिमल्स। और जो फॉरेस्टेड एरिया से वहां से वो अपनी कैनोज बनाते थे, अपने घर बनाते थे, हनी कलेक्ट करते थे और एनिमल्स को पकड़ते थे। वो सारे जब फॉरेस्टेड एरिया कटने लगे तो उनके सारी एक्टिविटीज जो थी वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगी। सो स्टोन्स वर मूव्ड एंड स्टैक्ड टुगेदर, क्ले डग अप, शेप्ड एंड कुक्ड। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हटाए जाने लगे हैं, किस काम के लिए? घर बनाए जाने लगे, जमीनों को खोदा जाने लगा और उनको एक शेप दिया जाने लगा। बहुत सारे जो होल्स थे, गड्ढे खोदे जाने लगे और ग्राउंड को क्या बनाया गया? बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए बनाया जाने लगा, जो कि वहां के जो दारोग थे, जो इंडिजिनस पीपल थे, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। At first, they may have equated the clearing with the creation of a sacred ceremonial ground। सबसे पहले जो इनका पवित्र स्थान था, ceremonial ground था, उसको डिस्टर्ब किया गया। Perhaps they thought a huge ritual gathering was to be held, dangerous business from which they should steer well clear। There is no doubt the Daruk subsequently avoided the settlement, for the only way to bring them back was by an official kidnapping। तो एक तरह से ये देखा जाए कि जो दारुक थे, जो यहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, वो पूरी तरह से घबराए हुए थे और पूरी तरीके से त्रस्त थे इनकी एक्टिविटीज को लेकर के। दे did not foresee that in the 19th and 20th century nearly 90% of them would die by exposure to germs, by the loss of their lands and resources। और जैसा कि आपको साउथ अमेरिका के बारे में पता होगा कि जब जैसे स्मॉल पॉक्स का वायरस ने उनको पकड़ लिया किसी तरह से, वो उसके चपेट में आ गए और एक साथ लाखों की संख्या में वहां के जो इंडिजिनस पीपल थे वो खत्म हो चुके थे। और यहाँ भी देखा जा सकता है कि 90% जो पीपल थे वो मरने लगे, एक्सपोजर टू जर्म्स, बाय द लॉस ऑफ देयर लैंड्स एंड रिसोर्सेस,
जो जमीन और उनके रिसोर्सेस खत्म हो रहे थे उसके कारण, एंड इन बैटल्स अगेंस्ट द सेटलर्स, और जो उनसे लड़ाई हो रही थी उसके कारण 90% लोग खत्म हो चुके थे। द एक्सपेरिमेंट ऑफ सेटलिंग ब्राजील विथ पोर्तुगीज कन्विक्ट्स, जो हम लोगों ने अभी बात की, हम लोगों ने ब्राजील की और पोर्तुगीज जो वहाँ के कन्विक्ट्स थे उनके, कि किस तरह से स्मॉल पॉक्स का वायरस ने उन लोगों को खत्म कर दिया, उसी तरह से यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सो देन दे कंटिन्यूड एट इट इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही कंटिन्यू किया उन्होंने। मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स वर कन्विक्ट्स who had been deported from England, and when their jail term ended were allowed to live as free people in Australia। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि किस तरह वहाँ के जितने भी जो कल्प्रेट्स होते थे, जिनको जेल की सजा मिली हुई होती थी, वो व्यक्ति को, उन व्यक्तियों को भेजा जाता था यहाँ पे, और उनसे माना जाता था, उनसे ये बिलीव किया जाता था उन पे कि अगर वो बहुत दिनों तक वो अच्छा व्यवहार करेंगे या वहाँ पर उन्होंने अपनी सजा काट ली तो उनको फ्री कर दिया जाएगा, और वहाँ पे वो फ्रीली रिलैक्स होकर के वो रह सकते थे। उनके ऊपर कोई भी सजा ऐसा इम्पोज नहीं किया जाएगा, उनको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि विद नो रिकोर्स बट टू मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स इन दिस लैंड सो डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन, दे फेल्ट नो हेजिटेशन अबाउट ejecting natives from land they took over for cultivation। तो जब वो अपनी सजा काट लेते थे और यहाँ उनके ऊपर कोई ऐसा बंदिश नहीं था, तो यहाँ आकर के इजिली वो जो नेटिव्स थे यहाँ के, उनको वो भगा देते थे और उनको किसी तरह से वो अपनी जमीन से बेदखल कर देते थे। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर यूरोपियन सेटलमेंट वाज नॉट एज वेरिड एज इन अमेरिका। वास्ट sheep फार्म्स एंड माइनिंग स्टेशंस वर established। और जिस तरह से अमेरिका में फील्ड कन्वर्ट किए गए, माइंस को ढूंढा गया, जो इंडस्ट्रीज थे उसे सेटअप किया गया, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी डिफरेंट एक्टिविटी अंजाम दिए जाने लगे। बहुत सारे शीप फार्म्स बनाए गए, भेड़ों को पालने के फार्म बनाए गए, माइनिंग स्टेशन डेवलप किए गए, और लॉन्ग पीरियड एंड विद मच लेबर फॉलोड बाय वाइनयार्ड्स एंड व्हीट फार्मिंग। गेहूं के खेत बनाए गए एंड वाइनयार्ड, अंगूरों की खेती की जाने लगी। इतनी सारी एक्टिविटी यहाँ पे अंजाम दिए जाने लगे, एंड दिस केम टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी। और इस तरह से ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उसने किसी भी तरीके से कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया। When the states were united and it was decided that a new capital would be built for Australia in 1911, और 1770 के बाद लगभग 200 सालों या 150 सालों तक ये क्रम चलता रहा, उनको बेदखल करने का, अपनी इंडस्ट्रीज को, अपनी प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने का। और 1911 में कैनबरा को, जिसका नाम वुलवेट गोल्ड पहले रखा गया था लेकिन बाद में नाम इसका कैनबरा रखा गया, उसे राजधानी कैपिटल बनाया गया ऑस्ट्रेलिया का। कैनबरा जो कि एक वर्ड है, कैनबरा से निकलता है, और नेटिव वर्ड मीनिंग है इसका मीटिंग प्लेस, जिसे हम सभा स्थल के नाम से जानते हैं। तो कैनबरा की मीटिंग क्या हो गई, मीनिंग क्या हो गया, मीटिंग प्लेस। So some natives were employed in farms under condition of work so harsh that it was little different from slavery। तो इस तरह से उनको काम में लिया जाता था वहाँ के नेटिव पीपल को, कि एक तरह से गुलामी की दशा, जो एक स्लैब होते हैं जिनके कोई राइट्स नहीं होते, तो इस तरह स्लैब की तरह वो लोग वहाँ पे काम करते थे। और बाद में चाइनीज इमिग्रेंट्स को यहाँ पे चूंकि चीप लेबर प्रोवाइड करते थे, ज्यादा लेबर कॉस्ट नहीं होता था इनका, इसलिए चाइनीज को यहाँ पे स्क्रूटनी की जाने लगी और उनको इस काम में, लेबर के काम में लिया जाने लगा, जैसे कि कैलिफोर्निया में हो रहा था। बट अनईज अबाउट बीइंग डिपेंडेंट और नॉन व्हाइट्स लेड टू द गवर्नमेंट इन बोथ कंट्रीज टू बैन चाइनीज इमिग्रेंट्स। लेकिन धीरे धीरे जब इन्हें लगने लगा कि चाइनीज माइग्रेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करने लगे यहाँ के रिसोर्सेज को, यहाँ की जगह को, तो उन पे फिर बैन लगाया गया। So 1974 तक such was the popular fear that dark people from South Asia or Southeast Asia might migrate to Australia in large number that there was a government policy to keep non-white people out। तो 1974 में ये नियम बना, रूल्स बनाया गया कि ऐसे जो साउथ एशिया के रहने वाले लोग हैं, वो जो यहाँ पे माइग्रेट होकर के आ रहे हैं, उनको किसी तरह से आउट रखा जाए और इस देश में, इस एरिया में उनकी एंट्री ना हो। तो चाइनीज इमिग्रेंट्स के ऊपर ये रूल इम्पोज किया जाने लगा कि वो इस एरिया में नहीं आ सकते हैं, ताकि क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो यहाँ पे बस एक स्लाइड और है जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वीडियो जो कि काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे यही एंड कर रही हूँ। और इस चैप्टर को पढ़ें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैसे हुई, वहाँ के इंडिजिनस पीपल को किस तरह राइट्स प्रोवाइड किए गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसमें हाईलाइट किया है कुछ चीजों को मैंने। अगर आप चाहेंगे तो मैं अगले चैप्टर में इसको डिस्कस कर दूंगी। इसे मैं यहीं एंड कर रही हूँ। गुड बाय। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रेज कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं।
ओके, गुड डे।